Hello everyone and welcome to Super Guides. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. Friends, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे वो क्वेश्चंस के बारे में, राइट, जो कि कहीं ना कहीं जिनके आने के चांसेस, अगर मैं बात करूं, रोहतक 2024 के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बन जाते हैं। अगर हम बात करें, पॉसिबिलिटी है जो बहुत ज्यादा इन ऐसे क्वेश्चंस की या टॉपिक की, हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो 101% में जो हमें रोहतक में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो ये रहेगा उनमें से एक क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो है वो हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं टॉपिक की, मेनली हम जो बात करेंगे वो टॉपिक की बात करेंगे, और जो हम बात करेंगे वो एक पैटर्न की बात करेंगे कि हूबहू हमें इसी टॉपिक के एज इट इज पैटर्न में हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर वर्ड थोड़ा सा अलग हो, लेकिन पैटर्न लगभग लगभग हमारा यही देखने को हमें मिल सकता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक या ऐसे कुछ पैटर्न की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर करके रखनी होगी। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड गिवन है, दैट इज SEQUENCE, और इसे यहां पर लिखा है FDOFVRFT, और फिर हमें यहां पर चिल्ड्रन का जो कोड है वो बताना है। तो सबसे पहले तो यहां पर हम इसका कोड यहां पर क्या करेंगे, डिकोड करने वाले हैं, राइट। और सबसे पहली चीज एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर मैं बात करूं कोडिंग एंड डिकोडिंग में, अगर आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है तो आपको एक चीज यहां पर याद रखनी होगी, दैट इज कि आपके जो अल्फाबेट्स हुआ करते हैं, जो भी इनका नंबर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। किसी भी मेथड को फॉलो नहीं करना, क्योंकि कोई वर्ड आ गया उससे हम रिलेट कर रहे हैं, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। आपको याद कैसे होना चाहिए, जैसे अगर यहाँ पर एस लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 19 लिख दो। कोई भी नंबर और कोई भी लेटर जो भी आए आप जल्दी से उसे रिलेट कर जाओ, यही चीज होती है। और ये कैसे आएगी, तो पहली चीज तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छे कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे स्टार्टिंग में, हो सकता है अगर याद नहीं है तो जो लेटर्स के नंबर लिखने में हो सकता है ज्यादा टाइम लगे, बट जैसे ही एक बार आप फ्लो में आ जाओगे, याद रखना वो चीज हो जाएगी। या फिर कोई एक कनेक्टिविटी जो हमारी होती है, उस कनेक्टिविटी में लेके आप ये चीजों को कर सकते हो, राइट। जैसे ई का नंबर हो जाएगा 5, Q17, U21, E5, N14, C3 और E का 5, F6, D4, O15, F6, V22, R18, F6 और T का 20 होगा। ऑलराइट, तो यहां से अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करने जाएं तो हमें वो कोड क्या देखने को मिल रहा है कि 5 से 6 प्लस 1, 3 से 4 प्लस 1, 14 15 प्लस 1, 5 6 प्लस 1, 20 22 21 22 प्लस 1, 17 18 प्लस 1, 5 6 प्लस 1 और 19 20 प्लस 1। तो यहाँ पर हर एक लेटर में प्लस 1 तो है, लेकिन वो रिवर्स ऑर्डर में है, राइट। तो जैसे ही आप ये नंबर्स लिखोगे तो आपको जो डिकोड करने में, लॉजिक को फाइंड करने में, कनेक्ट करने में जो टाइम लगेगा बहुत कम लगेगा, लेकिन ये याद होना चाहिए, राइट। तो यही लॉजिक हम इस पर अप्लाई करेंगे चिल्ड्रंस के लिए। तो n+1 करेंगे, n+1 करेंगे तो हमारा O आएगा, राइट। इसके बाद आपको पूरा आंसर नहीं निकालना, याद रखना ये चीज एग्जाम में करनी है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत हद तक हो जाएगी। ई के बाद क्या आना चाहिए, तो सर ई के बाद एफ आना चाहिए, आर के बाद यहाँ पर क्या आएगा, एस आएगा, राइट। OFS और OFE, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल है, OFS, ई यहाँ पर आएगा इसके बाद, राइट। हाँ, तो डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, और फिर एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा, आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा, और फिर एच के बाद क्या आएगा, आई आएगा, और फिर सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ओ एफ एस ई और इसके बाद एम जे आई डी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये था हमारा एक चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही, और लेटर कोडिंग की बात करें तो लेटर कोडिंग में ही यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा टॉपिक है, दैट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं, राइट। और एक जो उनका जो लेवल आपको देखने को मिलेगा वो हल्का सा मॉडरेट भी रह सकता है।
राइट। तो ये कैसे स्ट्रांग होगा हमारा, अगेन प्रैक्टिस करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक पर बेस होना चाहिए, राइट। ऐसा आप जब करोगे तो आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपको बन जाएगा, एक टॉपिक से कनेक्टिविटी भी बन जाएगी, अदरवाइज टॉपिक से एक डर बना रहता है, राइट। तो 2, 7, 10, 22, 18, 37, 26, और फिर यहाँ पर जो भी हमारा नंबर आना चाहिए वो हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। सबसे बेसिक चीज जो मतलब इनिशियल अगर मैं बात करूं, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए जब कभी भी हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आपको इसे ऑब्जर्व करना है, देखना है कि वो नंबर्स जो हैं वो किस स्पीड के साथ इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, या इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। तो जैसे हम इस सीरीज की बात करें, 2, 7, 10, 22, फिर 18, फिर 37, फिर 26, और जब कभी भी ये वाला आपके पास स्लोप आता है तो ये मैक्सिमम जो रिप्रेजेंट करती है या हिंट हमें देती है, दैट इज मिक्स सीरीज की बात यहाँ पर की जाती है। जैसे कि 2 से 8, और फिर 2 से 10, 10 से 18, 18 से 26, ये एक अलग सीरीज चल रही है, और यहाँ इस सीरीज में क्या हो रहा है हमारे पास, +8, +8 और +8 यहाँ पर हमें देखने को मिला। और फिर जो अगली सीरीज चल रही है, दैट इज 7, 22, 22, 37, 37 के बाद जो आएगा वो यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो 7 से 22 कब होगा सर, प्लस का 15 करने पर होगा, है ना। 22 से 37 कब होगा सर, अगेन प्लस का 15 करने पर होगा। अब आगे जो भी नंबर हमें चाहिए, हमें क्या करना होगा, प्लस का 15 करना होगा। इट मीन्स 37 में 15 ऐड करेंगे तो 42, 52, तो हमें मिल जाएगा 52, और 52 ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो सेकंड चैप्टर हमने यहाँ पर क्या समझा, फर्स्ट था हमारा कोडिंग डिकोडिंग, और उसमें भी लॉजिक मतलब क्या था हमारा, मोस्टली लेटर बेस्ड लॉजिक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, लेटर बेस्ड पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड दैट इज नंबर सीरीज, नंबर सीरीज को स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ बेसिक चीज हुआ करती है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन स्ट्रांग होना चाहिए, स्क्वायर्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्यूब होना चाहिए, और एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन नंबर के थ्रू वो आपका होना चाहिए कि प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, बस। और इसके बाद फिर प्रैक्टिस, आपका नंबर सीरीज डन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आज का जो हमारा थर्ड चैप्टर या थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दैट इज डेटा अरेंजमेंट, राइट। और डेटा अरेंजमेंट भी मैं भी अगर हम इसकी बात करें तो ये एक हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से ये क्वेश्चन है। डेटा अरेंजमेंट कई टाइप के होते हैं, जैसे हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड डेटा अरेंजमेंट, कंपैरिजन बेस्ड डेटा अरेंजमेंट, कंडीशनल डेटा अरेंजमेंट, सीक्वेंस बेस्ड डेटा अरेंजमेंट, राइट। उसके बाद फिर सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में भी लीनियर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, ये कुछ टाइप के कुछ होते हैं, बट याद रखना इन सबको जो सॉल्व करने का जो एक मेथड हुआ करता है, बहुत ही कॉमन है सभी में, एक ही अप्रोच के साथ आप जा सकते हो, बस थोड़े से फंडे और जो उनका जो एक पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। कैसे, जैसे कि मैं बात करूं लीनियर अरेंजमेंट की, तो यहाँ पर सपोज 5 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, बट अगर मैं वही बात करूं कि ये 5 पर्सन आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, तो उनका जो फेसिंग होगा वो सेंटर या फिर आउटसाइड दी सेंटर। लीनियर की बात करें तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये जो प्रैक्टिकल चीजें होती है ना, ये पता होना चाहिए, बाकी सभी की जो मैथड जो है वो एज यूजल कॉमन ही हुआ करती है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जो वर्ड बोला है डेटा अरेंजमेंट की, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज कि लैंग्वेज बहुत ही केयरफुली आपको रीड करना है ना। जो भी आप सेट यहाँ पर रीड कर रहे हो, जो भी सेट आपके पास आया हुआ है, लैंग्वेज को, उसकी जो कनेक्टिविटी है, उसकी जो थीम है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। जैसे कि 8 पर्सन, और ये 8 पर्सन के यहाँ पर नाम गिवन है, सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। तो इस लाइन से हमें क्या समझ में आया कि 8 पर्सन टोटल यहाँ पर होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये सभी के सभी 8 पर्सन उन्होंने बोला है फेसिंग सेंटर हैं, मतलब यहाँ पर जो भी पर्सन बैठेगा वो सभी के सभी सेंटर फेसिंग होंगे, जितने भी पर्सन, ये 8 हैं, राइट। अब जैसे ये 8 पर्सन यहाँ पर हमने पुट कर दिया, मतलब ये डायग्राम उनका जो हमने बना दिया, इसके बाद जब आप ये देखोगे कि राइट और लेफ्ट किसका है, बहुत ही सिली पॉइंट जरूर है ये राइट और लेफ्ट, बट हाँ कंफ्यूजन भी यहीं से क्रिएट होता है, तो ये क्लियर होना चाहिए।
ऑलराइट, जैसे मैं इस पर्सन की बात करूं तो सर ये राइट है, ये लेफ्ट है, राइट, ये लेफ्ट राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, केवल मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, इस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, अगर हम यहां पर लेफ्ट जाएंगे ना, मतलब यहां पर हम क्या जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हम राइट जा रहे हैं। ये कनेक्टिविटी, ये एक अप्रोच, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप स्पीड में यहां पर ये ऐसे क्वेश्चंस को बना पाओगे। ऑलराइट, आगे इस क्वेश्चन को देखें तो आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। तो यहां पर हम क्यू से स्टार्ट करें, वैसे क्यू को आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, सर्कुलर अरेंजमेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, तो यहां पर हमारा आर हो जाएगा। और फिर लगा हुआ है यहां पर हु, और ये जो कनेक्टर है ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है उसके इमीडिएट वाले पर्सन को, मतलब क्यू। तो क्यू इज सिटिंग टू द अपोजिट ऑफ टी, तो क्यू यहां पर टी के अपोजिट में है। डन। और ये जो चीजें यहां पर हमने पुट किए हैं, जो पॉइंट यहां पर पुट किए हैं, दैट इज डेफिनेट, है ना। इनकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, इनकी कोई कंडीशन नहीं थी कि हमारा क्यू जो है वो यहाँ या कहीं और भी आ सकता है, राइट। सर्कुलर है, मैं टर्न करूंगा, सिचुएशन वही रहेगी। T एंड W आर सिटिंग adjacent टू ईच अदर, मतलब T और W एक साथ आने चाहिए। अब ये पॉइंट की हम बात करें ना, तो W यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है। तो द बेस्ट थिंग इज दैट कि हम इस पॉइंट को दोबारा रीड ना करें, बिकॉज अगर हम एग्जाम की बात करेंगे ना, तो इस पॉइंट को रीड करने के लिए हमें फिर से रीड करना पड़ेगा पूरा। तो क्या करना चाहिए कि टी और डब्ल्यू एक साथ आएंगे, एज अ इंडिकेटर मैंने इसे बना के रख लिया, सो दैट मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट को दोबारा रीड नहीं करना पड़ेगा। आगे, ओनली वाई एंड ई आर सिटिंग बिटवीन टी एंड आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब टी से एंटी क्लॉकवाइज आना है, ये तो क्लॉकवाइज होगा, तो टी से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो टी और आर के बीच में, टी और आर के बीच में एंटी क्लॉकवाइज में y और e है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था, अगर ना समझ में आया हो तो डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पे y आएगा और यहाँ पर e आएगा, क्यों, अगेन बात करेंगे। ओनली, ओनली का मतलब y एंड e, और ये y और e जो है वो किसके बीच में है सर, t और r। t और r हमारा ऑलरेडी यहाँ पर हम इसे बिठा चुके हैं, और टी और आर के बीच में एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो वाई और ई आना चाहिए, राइट, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जैसे ही हमारा ये वाई यहां डन हुआ ना, हम यहां पर डब्ल्यू बना सकते हैं, और ये पॉइंट भी हमने यूज कर लिया। ऑलराइट, इसके बाद ई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू है, और डब्ल्यू की राइट की बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑलरेडी ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। और फिर यहां पर लगा हुआ है अपोजिट टू y इज u, u और y एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, तो ये y है, और यहां पर क्या होगा, u हो जाएगा। एक पर्सन बच रहा है, उसे हम पुट यहां पर कर सकते हैं, q है, w है, e है, r है, t है, y है, u है, और x है। तो ये रहेगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट, ये 8% का फाइनल अरेंजमेंट रहेगा। और ऐसे कुछ नॉर्मल इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन अगर आपके रोहतक में आएगा, तो इस पर बेस 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछेंगे। 5 क्वेश्चंस उसी सेट से पूछे जाते हैं जिसका लेवल मॉडरेट से ऊपर होता है, याद रखना। लेवल पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या लेवल का सेट है। अगर बहुत ही इजी लेवल का सेट है तो केवल एक ही क्वेश्चन पूछेंगे। इजी से अगर मॉडरेट लेवल का है तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हाई लेवल है तो 5 क्वेश्चन उस सेट से पूछे जाते हैं। ये चीज थोड़े से माइंड में क्लियर रखना, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें बस ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, कि यू इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो आर का लेफ्ट फर्स्ट सेकंड वाई है, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है, हमें बताना है ट्रू, राइट। ई इज सिटिंग बिटवीन वाई एंड आर, वाई और आर के बीच में कौन है, ई है, ये बिल्कुल हमारा ट्रू है। और कोई एक ही स्टेटमेंट ट्रू होगा, एक्स इज सिटिंग क्यू के अपोजिट नो, टी इज सिटिंग अपोजिट वाई, तो वाई के अपोजिट में टी नॉट। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट। तो सेकंड हमने चैप्टर समझा सिटिंग अरेंजमेंट, या आप ओवरऑल डेटा अरेंजमेंट की भी बात कर सकते हो। यहां से क्वेश्चन आना कंपलसरी है, 101%। यहां से आपको एक सेट नहीं, एक से ज्यादा सेट आपको देखने को मिलेंगे ओवरऑल पूरे के पूरे डेटा अरेंजमेंट में, राइट। और लीनियर भी स्ट्रॉन्ग करके रखना, और सर्कुलर भी स्ट्रॉन्ग करके रखना, राइट। बाकी स्टेप मैंने आपको जैसे अभी बताई थी वो चीज फॉलो करना, तो ये चैप्टर आपको इजी लगेगा। इसके बाद फोर्थ चैप्टर की अगर हम बात करें, राइट, दैट इज एनालॉजी।
एनालॉजी का मीनिंग एक और होता है, दैट इज सिमिलैरिटी, राइट। सिमिलर सिमिलर रिलेशन यहाँ पर हमें बात करने होते हैं, जैसे कि पूरे डायरेक्शंस गिवन है और यहाँ पर ये बताना है कि मैथमेटिक्स एंड नंबर्स के बीच में, मैथमेटिक्स और नंबर्स के बीच में जो रिलेशन है, वही रिलेशन इन चार ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन में है और वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, राइट। और अगर हम एनालॉजी की बात करें ना, तो एनालॉजी में आप देख सकते हो कि थ्री टाइप से एनालॉजी पूछी जाती है। एक होती है वर्ड बेस्ड एनालॉजी, एक होती है हमारी लेटर बेस्ड एनालॉजी और एक होती है यहाँ पर हमारी नंबर बेस्ड एनालॉजी, राइट। इसके साथ साथ एक चैप्टर में और बोलूंगा, ऑड वन आउट, राइट। ऑड वन आउट, ये चैप्टर भी इसकी भी थ्री कैटेगरी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वर्ड, लेटर एंड नंबर। तो ये दोनों ही एक साथ कर लेना एंड जैसे आप पूरा रीजनिंग कंप्लीट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे, राइट। अगर हम वर्ड बेस की बात करें तो जस्ट आपका एक जनरल नॉलेज हुआ करता है। अगर हम लेटर की बात करें तो जब आप कोडिंग डिकोडिंग डन कर लोगे तो लेटर बेस्ड एनालॉजी आपकी ऑलरेडी डन हो जाएगी, और जब आप नंबर सीरीज डन कर लोगे तो नंबर बेस्ड एनालॉजी आपकी ऑलरेडी डन हो जाएगी। बट हाँ, थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। जैसे मैथमेटिक्स में ही क्या हुआ करते हैं, या नंबर से मिलके ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स बना हुआ है, लेकिन केमिकल्स, ज्योग्राफी नॉट, केमिस्ट्री एंड लॉ ऑफ मोशन नहीं, राइट। इकोनॉमिक्स में डीट नहीं हुआ करती हैं, बट हाँ हिस्ट्री और इवेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलर है और जस्ट आपके जनरल नॉलेज पर बेस्ड हुआ करती है। फिफ्थ यहां हम बात करें, ये जो चैप्टर है, ये हमारा जो चैप्टर है सिलॉक्स की हम बात करें, एवरग्रीन चैप्टर है, राइट। एक से दो क्वेश्चन जरूर आपसे ये पूछ सकता है रोहतक, अगर हम सिलॉक्स की बात करें तो। और बहुत ही सिंपल सा है, लॉजिकल चैप्टर है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत हद तक यहाँ पर देखने को मिलता है। ऑलराइट, स्टेटमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास थ्री स्टेटमेंट्स हैं और दो कंक्लूजन है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी स्टेटमेंट होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर 100% ट्रू हमें लेके चलना है, कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, पूरे के पूरे 100% ट्रू है। और उन्हीं पर बेस, मतलब कुछ उन्हीं पर बेस जो भी हमारे कंक्लूजन बनेंगे, तो हमें वो बताना है कि ये जो कंक्लूजन है ये इस गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रू है या फॉल्स है, फॉलो करेगा या फॉलो नहीं करेगा, राइट। तो हम यहाँ पर जो मेथड लेके चलने वाले हैं बहुत ही बेसिक है, दैट इज वेन डायग्राम। सम टाइगर्स आर लायन, यहाँ पे सम टाइगर जो है वो क्या है, लॉयन है। सम लॉयंस आर रैबिट, some lions are rabbit and some rabbits are horses, some rabbit are horses। तो ये था हमारा वेन डायग्राम, राइट। और वेन डायग्राम जब भी आप बनाओ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर वेन डायग्राम मेथड आप लेके चलने वाले हो, मिनिमम ओवरलैपिंग लेके चलना है। मिनिमम ओवरलैपिंग मीन कि जैसे उन्होंने बोला टाइगर और लॉयन के बीच में सम का रिलेशन है, राइट, और फिर रैबिट और लॉयन के बीच में सम का रिलेशन है, बट अगर हम चाहते तो रैबिट और टाइगर के बीच में भी रिलेशन बना सकते थे, कि हम चाहें तो यहां पर रैबिट बना सकते थे। बट जब आप एक ये फर्स्ट डायग्राम बनाते हो, या हम जिसे मैन डायग्राम बोल सकते हैं, मिनिमम ओवरलैपिंग मतलब जितना रिलेशन यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला गया है, केवल उतना ही रिलेशन आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाना है, इसके अलावा नहीं करवाना। वो जो अलग कंडीशन होंगी जब हम बनाएंगे वो अलग जाएंगे, राइट। जैसे कि फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन है कि सम हॉर्सेस आर टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी का मतलब आई आई होप कि पॉसिबिलिटी हमें पता होती है, पॉसिबिलिटी का मतलब जिसके चांसेस हैं, बट दैट इज नॉट अ डेफिनेट पॉइंट। डेफिनेट का मतलब यह है कि जैसे आपने बोला, आपने कोई एग्जाम दिया और आप पास हो, आपका रिजल्ट आ चुका है, इट मींस यू आर पास, दैट इज अ डेफिनेट कंक्लूजन। बट अगर आपने एग्जाम दिया और अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप पास हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, आप फेल हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी मतलब बस ट्रू हो सकता है कि नहीं। तो सम हॉर्सेस आर टाइगर, हॉर्सेस है और ये टाइगर है, क्या ये ट्रू हो सकता है, हॉर्सेस आर टाइगर? बिल्कुल। अब हम सेकंड डायग्राम हमें बनाना नहीं है, ये चीज आपको इमेजिनेशन से करना था, या कंडीशन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगी, राइट। हाँ, सम टाइगर आर लॉयन, ये बना दिया। और फिर सम रैबिट जो है वो हमारे क्या है, सम रैबिट जो है वो हमारे क्या है, लॉयन है। और फिर सम रैबिट आर हॉर्सेस, तो सम रैबिट आर हॉर्सेस हम कुछ ऐसा भी ले सकते थे कि सम रैबिट आर हॉर्सेस। तो क्या हमारे सम हॉर्सेस ऐसे हैं जो टाइगर हो सकते हैं? यस।
टाइगर के सम हॉर्सेस के टाइगर होने की पॉसिबिलिटी दैट इज 101% ट्रू है। तो दैट्स वाई फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और नॉट, दैट इज नॉट आंसर, ये ट्रू है, ट्रू है। सेकंड की बात करें कि सम हॉर्सेस आर टाइगर, तो यहाँ पे सम हॉर्सेस है और यहाँ पर सम टाइगर है, बट अगर हम हमारे मैन डायग्राम में देखें तो दैट इज नॉट अ डेफिनेट कंडीशन, राइट, कि हॉर्सेस एंड टाइगर के बीच में कोई डेफिनिट कनेक्शन नहीं है, सम का रिलेशन नहीं है। इट मींस ये क्या होगा, रॉन्ग, बट हाँ इसकी पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन नंबर फर्स्ट फॉलो, दिस इज द राइट आंसर। तो ये थे कुछ हमारे 5 चैप्टर्स एंड उन पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने जो डिस्कस किए हैं, इनका एक पैटर्न हुआ करता है जिसके चांसेस जो होते हैं एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा थे, तो जस्ट मैंने आपको वो डिस्कस किए। आई होप कि एक अच्छा सा अंदाजा और एक टॉपिक का नॉलेज आपको यहाँ पर मिला होगा, और क्वेश्चन की हेल्प से आई होप कि आप ये पर्टिकुलर चैप्टर्स, पर्टिकुलर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करके रखोगे कि जब आपके एग्जाम में आए तो आपसे ये 101% स्पीड के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ आपके ये सॉल्व होना चाहिए। ओके गाइस, तो आज के सेशन में बस इतना ही है। थैंक यू।